गांव नाम के एक छोटे से गांव में भोलू नाम का एक नाटे कद का आदमी रहता था। उसका एकमात्र दोस्त था चिंटू, जो चालाक तो था लेकिन कामचोर भी था। एक दिन भोलू अपने घर में आराम से सो रहा था कि अचानक चिंटू अंदर घुस आया। अरे भोलू, अभी तक सो रहा है? दोपहर के 12 बज गए हैं। कितना अच्छा सपना देख रहा था, जगाया क्यों? 4 दिन से सेठ बद्री प्रसाद के हवेली में काम पर नहीं गया। तेरा काम भी मुझे करना पड़ रहा है। तो कौन सा एहसान कर रहा है तू? इससे पहले तू भी 10 दिन के लिए लापता हो गया था। तब मैंने भी तेरे बदले का काम किया था, समझा? वैसे तू किसके सपने देखकर मुस्कुरा रहा था? मैं हमें भी तो बता यार। हमेशा एक सुंदर कन्या का सपना देखता हूँ जो मेरी पत्नी बनती है। अरे भोलू, तेरे सपने भी मुंगेरी लाल के सपनों जैसे हैं। बिल्ली को सपने में चूहे ही दिखते हैं। मेरे सपने देखने से तुझे क्या परेशानी है? सच तो यह है कि तुझे जलन हो रही है। अच्छा, जब तेरी किस्मत में शादी लिखी होगी तब गंगा में डुबकी लगेगी। चल समोसे खाकर आते हैं। दोनों समोसे की दुकान पर पहुंचे ही थे कि गांव का मुखिया जगदीश शादी का कार्ड लेकर आ गया। अच्छा हुआ तुम दोनों यहीं मिल गए। क्या बात है मुखिया जी? वैसे तो तुम किसी काम के हो नहीं भोलू। हाँ, पर एक काम तो तुम्हें अच्छी तरह से आता है। और वो काम पता है क्या है? अरे भोजन करना। ये मेरी बेटी की शादी का कार्ड है, वही देने तुम्हारे घर पर जा रहा था। लेकिन अब तुम यहीं मिल गए हो तो ये पकड़ो शादी का कार्ड। भोलू और चिंटू ने शादी का कार्ड ले लिया। मुखिया जी, आप अपनी बेटी की शादी किससे कर रहे हैं? पड़ोस के गांव के जमींदार के बेटे से। उनके पास 50 बीघा जमीन है। पता नहीं ये दहेज की परंपरा हमारे समाज में कब खत्म होगी। गांव में एक अच्छा खासा नौजवान हमारे गांव में कुंवारा बैठा है और आप हैं कि अपनी बेटी का विवाह पड़ोस के गांव के लड़के से कर रहे हैं। आखिर तो कहना क्या चाहता है भोलू? अरे मैं भी तो कुंवारा हूं, मुझसे शादी क्यों नहीं करते? भोलू की बात सुनकर मुखिया का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तेरा तो अकल का दिवाला निकला हुआ है भोला। कभी खुद को शीशे में देखा है तूने? 3 फुट से ऊपर तो तू खड़ा हो ही नहीं पाता, चाहे जितना उछल ले। और मेरी बेटी जुमरी, वो तो पूरे 5 फुट की छोरी है। कल को उसकी शादी हो जाएगी, फिर बेटा होगा। 5 साल का होते ही वो बच्चा तुझसे कंधा मिलाएगा। सोच ले क्या हाल है तेरा। आप मेरा अपमान कर रहे हैं। अपमान नहीं कर रहा, बस सच बोल रहा हूं। वैसे भी ये शादी का रिश्ता तुम्हें मजबूरी में दे रहा हूं। वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हारे पिताजी से मेरे पुराने और अच्छे संबंध थे। भोलू को गुस्सा आ गया। चिंटू ने उसे समझाया, लेकिन भोलू ने ठान लिया कि वह दुनिया की सबसे सुंदर कन्या से शादी करके दिखाएगा। कुछ दिनों बाद चंटू और भोलू मुखिया की बेटी की शादी में चले गए। शादी में भोलू की नजर गांव की एक सुंदर कन्या पर पड़ी। भोलू मुस्कुराते हुए उस कन्या के पास जाकर बोला, आपका नाम क्या है? आप तो इस गांव की नहीं लगती। मेरा नाम छंपा है। मैं पड़ोस वाले गांव की रहने वाली हूँ और मुखिया की दूर की रिश्तेदार लगती हूँ। वैसे ये सब आप इतनी दिलचस्पी से क्यों पूछ रहे हैं? वैसे तो पूछने की कोई खास वजह नहीं थी, लेकिन एक बात नोट कर रहा था। आप नजरें चुराकर नहीं, सीधा दिल से देख रही थीं। काफी देर से आपकी निगाहें मुझ पर ठहरी हुई थीं, तो सोचा पूछ ही लूं। क्या बात है, कुछ खास पसंद आ गया क्या? भोलू की बात सुनकर चंपा जोर जोर से हंसने लगी। चंपा की हंसी सुनकर आसपास के सभी लोग उसकी और भोलू की ओर देखने लगे। तुम्हें तो कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। असल में मैं तुम्हें इसलिए नहीं देख रही थी कि तुम मुझे अच्छे लगे, बल्कि इसीलिए देख रही थी क्योंकि तुम्हारे जैसा विचित्र जीव मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तो अपनी सहेलियों से कह रही थी, देखो देखो, इंसानों के बीच गलती से जोकर कैसे घूम रहा है। अगर तुम्हें किसी सर्कस में भेज दिया जाए ना, तो सर्कस वाले तुम्हें शो का हीरो बना देंगे और बोनस में 2 हाथी और 1 बंदर भी तुम्हारे सह कलाकार बना देंगे। मतलब तुम्हारी शक्ल देखकर तो खुद रब भी बोले, ओए ये क्या बना दिया मैंने। चंपा की बात सुनकर भोलू का दिमाग खराब हो गया। तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे मजाक उड़ाने वाली नजरों से देख रही थी। सिर्फ मैं ही नहीं,
बल्कि समारोह में जितनी भी लड़कियां मौजूद हैं, सबकी नजरें तुम्हें मजाक उड़ाने वाले अंदाज में ही देख रही हैं। चंपा की बात सुनकर भोलू चंपा को कुछ उल्टा सीधा कहने ही वाला था कि तभी चंटू उसे वहां से खींचकर बाहर ले गया। भोलू गुस्से में तमतमाता हुआ जंगल की ओर चलने लगा। अरे पागल हो गया है क्या? मुखिया की बेटी की शादी में खाना खाने आया था या झगड़ा करने? थोड़ा तो समझदारी दिखा। हर जगह तमाशा जरूरी है क्या? तूने सुना नहीं वो मेरा किस तरह से मजाक उड़ा रही थी? अबे वो तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पर आ गया, नहीं तो मुखिया तुझे पीट पीट कर ऐसा हाल कर देता कि शादी में नहीं सीधा अस्पताल में एंट्री होती तेरी। और ये बता, तू जंगल की तरफ क्यों भाग रहा है? वहाँ क्या शेरों से भाईचारा बढ़ाने जा रहा है? मैं गांव अब तभी लौटूंगा जब मेरे पास सबसे सुंदर पत्नी होगी, ऐसी कि जिसे देखकर पूरे गांव की लड़कियों को जलन हो जाए और लड़कों को अफसोस कि काश भोलू जैसी किस्मत हमारी होती। चंटू और भोलू बातें करते करते जंगल के काफी अंदर तक निकल आए थे कि तभी उनके गांव की ओर से एक साधु की आवाज गूंजती हुई सुनाई दी। चंटू और भोलू ने देखा कि एक साधु पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था। अरे साधु महाराज, इस पेड़ के ऊपर आप क्या कर रहे हैं? असल में मैं यहाँ पे तपस्या कर रहा था, तभी अचानक एक शेर आ धमका। अब भला शांति से ध्यान लगा रहा था तो क्या पता था कि जंगल की शेर सभा लगने वाली है। अपने प्राण बचाने के लिए जान हथेली पर रखकर इस पेड़ पर चढ़ना पड़ा। कृपया मुझे पेड़ से नीचे उतरने में मदद करें। ओ साधु बाबा जी, हम फ्री में किसी की मदद नहीं करते, समझे? मदद चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा। अगर तुम दोनों मुझे इस पेड़ से नीचे उतार दोगे, मैं से किसी एक का विवाह एक सुंदर कन्या से करवा दूंगा। ऐसी कन्या जिसे देखकर पूरे गांव के छोरे जल भुन जाएंगे। साधु की बात सुनकर चंटू और भोलू खुशी से उछल पड़े। दोनों के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे किस्मत अचानक मुस्कुरा उठी हो। भाई अब तो शादी पक्की समझो। थोड़ी देर की जुगत के बाद उन्होंने मिलकर साधु बाबा को पेड़ से नीचे उतार दिया। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक तालाब है। उसी तालाब के पास एक बेहद सुंदर कन्या रहती है, लेकिन ध्यान रखना, वहाँ सिर्फ एक ही सुंदर कन्या रहती है, इसलिए तुम दोनों में से सिर्फ एक ही उससे विवाह कर सकता है। भोलू और चंटू साधु के कहे अनुसार आगे बढ़ गए। रास्ता घना और थोड़ा रहस्यमय था, लेकिन दोनों के मन में सिर्फ एक ही बात थी, सुंदर कन्या। कुछ दूर चलने के बाद एक तालाब उनके सामने था। ए भोलू, यहाँ तो हमें आसपास कोई भी रहता हुआ नजर नहीं आ रहा। न कोई घर, न कोई इंसान। ये साधु कहीं हमें उल्लू तो नहीं बना गया? तभी वहां अचानक चारों ओर धुंध छा गई। उस घनी धुंध के बीच से धीरे धीरे एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। उसकी चाल में नजाकत थी, आंखों में गहराई और चेहरे पर ऐसा तेज कि दोनों की सांसें कुछ पल के लिए थम गईं। चंटू भाई, मैंने ना ऐसी सुंदर स्त्री अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी। अब तुम चाहे बुरा मानो या भला, इस कन्या से विवाह तो मैं ही करूंगा, भले ही इसके लिए मुझे तुम्हारी जान ही क्यों न लेनी पड़े। ए जैसी तुम्हारी इच्छा भोलू। अगर तुम्हारा दिल इतना ही जिद्दी है तो तुम ही उस स्त्री से विवाह कर लो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। अभी फैसला तुम्हारा या मेरा नहीं है, उस स्त्री का है कि वो किससे विवाह करेगी। तो बेहतर होगा कि हम दोनों थोड़ा शांति रखें और देखें कि उसका दिल किसे चुनता है, समझे? भोलू उस स्त्री की ओर देखकर बोला, मेरा नाम भोलू है। हमें यहाँ एक साधु महाराज ने भेजा है। उन्होंने कहा था कि यहाँ एक सुंदर स्त्री मिलेगी और वो स्त्री हम दोनों में से किसी एक को अपना जीवन साथी चुनेगी। लेकिन सच कहूं तो मुझे पूरा यकीन है तुमने मुझे ही पसंद किया होगा। तुम्हारी आंखों की चमक, वो मुझसे कुछ कह रही है। तुमने बिल्कुल सही कहा भोलू। तुम्हें देखते ही पहली नजर में मुझे तुमसे प्रेम हो गया। तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल को छू गया। चलो हम दोनों विवाह कर लेते हैं। अब देर किस बात की? भोलू उस स्त्री को लेकर सीधा साधु के पास लौट आया। साधु मुस्कुराया और भोलू का उस सुंदर स्त्री के साथ विवाह करा दिया। चारों ओर खुशियां थीं, लेकिन चंटू एकदम चुपचाप खड़ा था। तुम्हारा मित्र एक नंबर का मूर्ख है, लेकिन
तुम तो बड़े चालाक निकले। मैं तुमसे जल्द मिलूंगा, एक नए मोड़ पर, एक नए इम्तिहान में। तैयार रहना। इतना कहकर वो साधु वहां से चला गया। भोलू अपनी नई नवेली पत्नी की ओर मुड़ा, मुस्कुराया और बोला, देखो, अब तो तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए तुमसे झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। सच ये है कि मेरे पास ना रहने के लिए कोई घर है और ना ही कोई धन दौलत। मैं और मेरा दोस्त चंटू, हम दोनों जमींदार की हवेली में साफ सफाई का काम करते हैं। बस इतनी सी है मेरी हकीकत। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम फिर भी मेरे साथ चलोगी? कोई बात नहीं भोलू, क्योंकि मैंने भी तुम्हें एक बात नहीं बताई थी। मेरे पिता बहुत बड़े धनवान थे और उन्होंने मेरे लिए इतना धन छोड़ रखा है कि अगर तुम पूरी जिंदगी भी काम ना करो तब भी वो धन कभी खत्म नहीं होगा। अरे अच्छा, तब तो फिर हमारे विवाह की खुशी में गांव में एक जबरदस्त समारोह करेंगे। अब मैं तुम्हें सीधे गांव नहीं ले जाऊंगा। पहले तो पूरे गांव में धूमधाम से जश्न होगा। हमारे विवाह की खुशी में ऐसा आयोजन होगा कि सालों तक लोग याद रखेंगे। और फिर मैं सारे गांव वालों को तुम्हारे सुंदर रूप के दर्शन करवाऊंगा। तुम्हारी सुंदरता देखकर सब जल भुन जाएंगे, खासकर वो लड़कियां जो मुझे ठुकरा चुकी थीं। तो चलो भाई, अब जरा उस खजाने में से थोड़ा सा धन दे दो ताकि समारोह की तैयारी शुरू कर सकें। उस सुंदर स्त्री ने मुस्कुराते हुए एक बड़ा सा सोने का भोलू की हथेली पर रख दिया। ये लो सोने का हार, इसे बेचकर धूमधाम से समारोह की तैयारी करवाओ। चाहती हूं कि हमारा विवाह ऐसा हो कि पूरा गांव याद रखे, हर कोना रोशन हो, हर चेहरा मुस्कुराए। अब देर मत करो, चलो शुरू हो जाओ तैयारियों में। पागल तो नहीं हो गया है तू? मैं तेरा दोस्त हूँ, कोई नौकर नहीं। और तू मुझसे ऐसी बात कर रहा है जैसे सेठ बद्री प्रसाद बात करता है। हुक्म चला रहा है जैसे मैं तेरे नीचे काम करता हूँ। मैं बद्री प्रसाद की हवेली भी खरीद लूंगा, देखना एक दिन जरूर। लेकिन तुझे काम से नहीं निकालूंगा। तू वैसे ही झाड़ू पोंछा करता रहना जैसे पहले करता था। बस फर्क इतना होगा कि मालिक मैं होऊंगा और तू रहेगा नौकर। भोलू की बात सुनकर चंटू अंदर ही अंदर क्रोध से भर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन चंटू ने उसी सोने के हार को बेचकर गांव में एक भव्य पंडाल तैयार करवा दिया। पंडाल तैयार होता देख गांव का मुखिया खुद चंटू के पास आया और हैरानी से बोला, अरे चंटू, ये सब कैसे हुआ? इतना बड़ा आयोजन किस खुशी में? मुखिया जी, समय आने पर सब पता चल जाएगा। बस आप पूरा गांव लेकर आज शाम को यहाँ पधारिएगा। गांव के सभी लोग पंडाल में इकट्ठा होकर भोलू और उसकी पत्नी का इंतजार कर रहे थे। तभी भोलू अकड़ते हुए अपनी पत्नी के साथ पंडाल में दाखिल हुआ। उसकी पत्नी को देख गांव वाले हैरत और विस्मय भरी नजरों से उसे देखने लगे। इतनी सुंदर स्त्री किसी ने पहले नहीं देखी थी। भोलू, इतनी सुंदर स्त्री तुझसे विवाह करने के लिए मान कैसे गई? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, बात कुछ हजम नहीं हो रही। मैं जानता था कि तुम सब मेरी पत्नी को देखकर जल भुन रहे होगे। है मुखिया, तुझे क्या लगता था कि भोलू का कभी विवाह नहीं होगा? कल तेरे ही घर चंपा ने मेरा अपमान किया था और उसी अपमान का बदला लेने के लिए मैंने इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री से विवाह किया है, जो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत धनवान भी है। और सुन लो सब, वो दिन दूर नहीं जब मैं पूरे गांव को खरीद लूंगा। भोलू ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी सुंदर पत्नी का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। लेकिन भोलू तो अपनी ही बातों में इतना मग्न था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। पलक झपकते ही वो स्त्री एक भयंकर चुड़ैल में बदल गई। लाल आंखें, बिखरे बाल और डरावनी हंसी से पूरा माहौल कांप उठा। गांव में अफरा तफरी मच गई। अरे अभी तो गांव खरीदा भी नहीं है और तुम सब अभी से भागने लगे। रुको, कहाँ जा रहे हो? ये मेरी पत्नी है, थोड़ी अलग है लेकिन है तो मेरी ही। अरे मूर्ख, अपने बगल में देख जरा। तू जिसे बड़ी शान से अपनी पत्नी बनाकर लाया है, वो कोई इंसान नहीं है बल्कि एक चुड़ैल है। भोलू ने जैसे ही अपनी पत्नी की ओर देखा,
भोलू बुरी तरह से चीख पड़ा। ये क्या हो गया मेरे साथ? तुझे इतना भी समझ नहीं आया? उस साधु ने तेरा विवाह मुझसे एक चुड़ैल से करवा दिया है। तभी चुड़ैल ने भोलू को हवा में उठा दिया। अरे अरे, मुझे छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, अब तो मैं तुम्हें जीवन भर नहीं छोड़ूंगी। अचानक वही साधु वहां प्रकट हो गया। आखिर मैंने आपके साथ ऐसा क्या गलत किया था जो आपने मेरे साथ ये किया? मूर्ख, तुमने मुझे पाखंडी कहा। आज के बाद मैं कभी किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं करूंगा। सच कह रहा हूं, आप मुझे बचा लीजिए। साधु को भोलू पर तरस आ गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई मटकी का ढक्कन खोला और अचानक चुड़ैल धुआं बनकर उस मटकी में समा गई। आइंदा कभी किसी साधु से बुरा व्यवहार मत करना। जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो सच होता है वो कभी कभी बहुत देर से समझ आता है। और इसके बाद साधु वहां से चला गया। भोलू वहीं जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन के बाद भोलू ने कभी किसी साधु का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि हर साधु को हाथ जोड़कर सम्मान देना सीख लिया।